निश्चितवानुरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 नेचुरल स्फीयर्स ऑफ द अर्थ के एटमॉस्फेयर को हम पढ़ चुके हुए हैं और लिथोस्फीयर भी हमने पढ़ लिया है। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज कवर करवाऊंगी हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो हम हाइड्रोस्फीयर की अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लिथोस्फीयर, और जिन बच्चों ने एटमॉस्फेयर नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। द हाइड्रोस्फीयर रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ दैट इज स्टोर्ड ऑन इट्स सरफेस। द हाइड्रोस्फीयर जो है वो किधर रेफर करता है? ज़मीन पर जितना पानी है, यानी हमारी अर्थ पर टोटल 70% जो है वाटर है और 30% लैंड है। ठीक है, तो 70% ऑफ अर्थ जो है वो हमारा वाटर की अमाउंट बनती है उसकी सरफेस के ऊपर। तो हम उसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से बुलाते हैं। अंडरग्राउंड एंड इन द एयर, इसके अलावा ना सिर्फ सरफेस के ऊपर बल्कि हवा में और इन इन इस ज़मीन के नीचे भी है। अक्सर ऐसा होता है, कारेज होते हैं अंडरग्राउंड, हमारे चश्मे होते हैं जो कहीं ना कहीं जाकर फूट रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से शावर आउट हो रहे होते हैं। तो वो भी उनको मिलाकर, और ये दरियाओं समुद्रों का और ओशंस का पानी मिलाकर और बादलों में हवा में जितना पानी, उन सब को मिलाकर हम उसको हाइड्रोस्फीयर का नाम देते हैं। वाटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, आइस और वाटर वेपर। और ये वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है यानी दरिया, समंदर, नदी नालों की शक्ल में, आइस यानी आइसबर्ग्स, या हमारे ग्लेशियर्स की शक्ल में, या वाटर वेपर की शक्ल में यानी हवा और बादलों की शक्ल में। तो ये 3 शक्लें हैं जिनके बारे में उन्होंने आपको बता दिया है। और आइस हमारी आसमान से भी गिरती है यानी स्नो की शक्ल में भी हो सकता है। इट ट्रांसफॉर्म इट्स स्टेट एज इट्स गोज थ्रू वेरियस प्रोसेसेस इन द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल में जब वो होता है तो वो अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है, यानी कभी वो लिक्विड हो जाता है, कभी वो गैस बन जाता है और कभी वो सॉलिड बन जाता है। तो हम साइकिल को यहाँ से जाके अभी एक दफ़ा रीड आउट कर लेंगे। वाटर वेपर राइजेस थ्रू द एयर, कंडेंस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट, फॉर्म्स क्लाउड, देन फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस एज अ रेन और स्नो। तो मैं आपको इस लाइन को यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जब पानी सूरज की गर्मी से गर्म होता है तो यहाँ से वो वाटर वेपर की शक्ल में ऊपर को उठना शुरू होता है, यानी स्टीम की शक्ल में हवा में जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप चूल्हे के ऊपर जब पानी का कोई बर्तन रखते हैं स्टील का, तो जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंचता है तो वो भाप और स्टीम की शक्ल में ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है। और कुछ देर बाद आप देखेंगे, अगर आप उस बर्तन के ऊपर एक लिड रख देते हैं, कोई ढक्कन रख देते हैं, और ढक्कन को जब हटाते हैं तो जैसे ही वो ढक्कन ठंडा होगा उसके ऊपर पानी के कतरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो पानी उस ढक्कन में से गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कंडेंस हो जाता है। आसपास की ठंडी हवा उस बर्तन को फ़ौरन ठंडा करती है, जो आपके बर्तन जो पतीले का ढक्कन होता है उसको, और वो फ़ौरन से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरह ये बनकर बादल बनते हैं। जब एवेपोरेट होता है पानी, सबसे पहले ऊपर जाकर जब वो ज़रा ठंडी जगह पर हवा में पहुंचता है बादलों में, तो वो कंडेंस हो जाता है और वापस पानी की शक्ल में आ जाता है। यहाँ वो भाप बनकर ऊपर गया और यहाँ वापस कंडेंस ठंडा होने के बाद वो क्लाउड फॉर्म करना शुरू कर दिए उसने, काले रंग के। ठीक है, पहले वाइट फिर काले, और ये क्लाउड फॉर्म होते होते इतने भारी हो जाते हैं कि इनमें से बारिश और बर्फ़ दोनों गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और रेन और स्नो को अगर हम जियोलॉजिकली पढ़ें तो हम इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन दोनों वेज में हो सकती है, बारिश की शक्ल में भी हो सकती है और स्नोफॉल की शक्ल में हो सकती है। और फिर अगेन साइकिल, वो जब नीचे आती है तो वो बर्फ़ भी यकीन माने आप पानी बन जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि यालाबारी जब होती है, हेलिंग होती है, तो जब बर्फ़ नीचे ज़मीन पे गिरती है विद इन अ सेकेंड वो पानी में चेंज हो जाती है। तो फिर दोबारा वो वाटर इवेपोरेशन के साइकिल में पहुंचता है और फिर अगेन ये साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन। आगे हम देख लेते हैं। On water as rain or snow is stored in rivers and oceans। और यही पानी दोबारा जब नीचे गिरता है ठंडा होने के बाद तो वो फिर दोबारा स्टोर हो जाता है उसी ओशंस और रिवर्स, और जहाँ से भी जो सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ से भी वो भाप ऊपर उठ के गई होती है, जहाँ के भी वो बादल होते हैं, वो वहीं बरस कर दोबारा से पानी वापस दे देते हैं।
अब आगे बढ़ लेते हैं। विच वेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर अगेन, और वही अगेन आपको बताने कि वही इवेपोरेशन का अमल दोबारा से साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो ये वाटर साइकिल है, जिसको आपने बहुत ध्यान से याद करना है। अब आगे आ जाता है हमारे पास बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर रेफर्स टू पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, इंक्लूडिंग प्लेस लाइक द रूट ऑफ ट्री, द बॉटम ऑफ द ओशन एंड द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक दफ़ा इस पिक्चर को रिकॉल करवाऊंगी। देखें, ये बायोस्फीयर है और ये कवर कर रहा है इस तीनों सफ़ेयर्स को, जिनमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रो और लिथो शामिल हैं। अब बायोस्फीयर में क्या क्या आता है? आपकी अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स बनी है, टॉप ऑफ द माउंटेन, और उससे भी टॉप यानी ये एटमॉस्फेयर, ये भी बायोस्फीयर का हिस्सा है, ये भी बायोस्फीयर का हिस्सा है। ये लिविंग भी ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स जितनी हैं, ये घास, दरख्त, बादल, बारिश, पानी, इस ओशन का नीचे वाला हिस्सा, इस ओशन में रहने वाले तमाम जानवर, यानी जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, और इस लिथोस्फीयर के अंदर जितने स्टोन्स हैं और जितने जानदार हैं इनके अंदर, वो सब को कवर करता है ये बायोस्फीयर। ठीक है, आप एक्टिविटी देखेंगे, जितने जानदार हैं वो आते हैं इसके अंदर। अब इसमें हम देखते हैं, most life forms exist between 500 and below the ocean surface to 6 किलोमीटर above sea level। अब वो आपको ये कह रहे हैं, अब देखिए बादल तो ज़िंदा चीज़ नहीं है ना, लेकिन इधर हवा में उड़ने वाले वो परिंदे, ठीक है, जो आसमानों पर होते हैं, वो बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। पहाड़ों के ऊपर जितने भी जानवर रहते हैं वो बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि ओशन 6 किलोमीटर अगर आप नीचे चले जाएं, ओशन के लेवल, बेस लेवल तक जाएं आप नीचे, तो वहाँ भी ऐसी अल्लाह की मखलूक है जो कि आज तक हमने नहीं देखी। तो वो भी बायोस्फीयर कैसे, क्योंकि वो जानदार हैं। इसी तरह इस मिट्टी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू अ नेकेड आई, और उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और मे बी उससे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि अभी साइंसदान, जो जितने हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किए या उन्होंने नहीं उनके बारे में कुछ पढ़ा। तो वो सब बायोस्फीयर का हिस्सा हैं। बस आपने ये ज़हन में रखना है कि बायोस्फीयर में हमारे तमाम जानदार आ जाते हैं, चाहे वो पहाड़ की बुलंदियों पर हों, आसमानों पर हों, या ज़मीन और समंदर की गहराई में हों, वो सब हिस्सा हैं बायोस्फीयर का। द अर्लीस्ट लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब ये वो बता रहे हैं कि अर्ली लाइफ जिसके निशान मिलते हैं, जो हमें अब तक पता चला है, वो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले से दुनिया में आबाद थे। उनमें डायनासोर्स भी थे, उनमें और स्पीसीज़ भी थी। दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, और उनको क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोट्स, विच इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। और उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो है, इंक्लूड कर रहे हैं बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ही से आगे बाकी ऑर्गेनिजम्स अर्ज़ वजूद में आए हैं। ये सब बैक्टीरिया की ही आगे फॉर्म्स में यानी बने हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स photosynthesize under sunlight to sustain other form of life that फीड ऑन देम। और इन्हीं बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसाइज होते हैं सनलाइट के नीचे, ताकि वो सस्टेन करें बाकी लाइफ को जो उनके ऊपर फीड होती है। जैसे एक लाइफ साइकिल है ना, देखिए अब इधर बैक्टीरियाज हैं जो डिकम्पोज करते हैं डिकेस को और डेड एनिमल्स को और दरख्तों को। तो इसको अच्छे तरीके से बढ़ने में और परवरिश पाने में मदद मिलती है इस ट्री को। और इस ट्री के ऊपर बेस कर ये हमारी गॉट है, रैबिट है, माउस है। माउस इसके होल्स में रहता है, रैबिट इसका खाना खाता है, एक घास फूस, और गॉड भी सब प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं ना। फिर इसी तरह ये आगे लाइफ साइकिल चलता है। इसको खाने वाले ये बैठे हुए हैं, यानी कार्निवोर्स हैं, फिर ओमनिवोर्स हैं, ये हर्बीवोर्स हैं। तो ये सब जो हैं डिपेंड करते हैं आ जाकर बैक्टीरिया के ऊपर। बैक्टीरिया होगा तो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स होंगे तो हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स और कार्निवोर्स होंगे। मोर स्पीसीज of plants and animals develop eventually as nutrients are passed on from one organism to another through the food web। और
उनके मुताबिक सबसे पहले इस तरह के बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया का वजूद था, बैक्टीरिया ने सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसाइज होता गया और उससे और जानवर बनने शुरू हुए, फिर और बने, उनको खाकर और बने। इसी तरह जानवरों की शक्लें अलग अलग हो रही हैं। ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, जो कि वो बताते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बैक्टीरिया आया था और उसकी वजह से ये बाकी सारे जो हैं लाइफ साइकिल चले हैं कि किस तरह एनर्जी पास ऑन हुई है फूड वेब से। यानी ये फूड वेब है, माउस को आउल खाता है, आउल को वाइल्ड कैट खाती है और कैट को लाइन खा जाता है। सेम इसी तरह माउस को स्नेक खाता है और स्नेक को काइट या हमारी ईगल ले जाती है, वो खा लेती है। और इसी तरह माउस जो है वो कहीं ना कहीं से रैबिट के लिए फूड का सबब बन जाता है और जैकल जो है वो रैबिट को खा जाता है और जैकल को और गॉट को लाइन खा जाता है। तो ये हमारी एनर्जी पास ऑन हो रही है, लेकिन कहाँ से शुरू हो रही है? हमारे बैक्टीरिया से शुरू हो रही है और जिनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारी अर्थ पर मौजूद थे। तो यही था हमारा बच्चों नेचुरल स्फीयर्स ऑफ अर्थ। होपफुली आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। आप एटमॉस्फेयर के लिए और लिथोस्फीयर्स और जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है इसके लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।